हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे बीएड थर्ड सेम यानी कि यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है चैप्टर आप लोगों का है चिंतन यानी कि थिंकिंग क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग के 3 पक्ष होते हैं। देखेंगे कौन कौन से पक्ष होते हैं। पहला होता है क्रियात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावनात्मक पक्ष, और तीसरा होता है संज्ञानात्मक पक्ष। या इसी को हम ज्ञानात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। यानी कि चिंतन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। पहला होता है क्रियात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, और तीसरा होता है संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष। ये कब उत्पन्न होता है, यानी थिंकिंग कब हम विचार करते हैं या सोचते हैं? जब कोई हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है। जब हमारे सामने कोई अगर समस्या उत्पन्न होती है तभी हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, थिंकिंग करते हैं या चिंतन करते हैं। बिना समस्या का हम विचार या थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। और यह कब तक चलता रहता है? जब तक उस समस्या का समाधान न हो पाए। अगर कोई समस्या आती है, यानी कि जब समस्या होती है तभी हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। और यह कब खत्म होता है? जब इसका समाधान हो जाता है। जब इसका समाधान हो जाता है तभी क्या होता है? यह चिंतन खत्म हो जाता है। और यह जो चिंतन क्या है? यह चिंतन एक मानसिक क्रिया है, यानी कि मानसिक क्रिया के द्वारा ही हम चिंतन कर सकते हैं। यानी कि हम मानसिक क्रिया के द्वारा ही क्या कर सकते हैं? चिंतन कर सकते हैं। तो इसे हम यह भी कह सकते हैं कि चिंतन क्या है? एक ज्ञानात्मक पहलू है। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि चिंतन क्या है? एक ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू है। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू है। यानी चिंतन कब उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है? जैसे संप्रत्यय है, विचार यानी कि विचारों के द्वारा, प्रतीक, बिंब और प्रतिमा। इन सारी चीजों के द्वारा ही क्या होता है? चिंतन करते हैं। इन सारी चीजों को हम देखकर ही हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। और यह चिंतन तभी शुरू होता है जब हमारे सामने कोई समस्या हो। जब कोई समस्या होती है तभी क्या करता है? उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। तो इसे हम यह भी कह सकते हैं कि चिंतन विचार करने की एक प्रक्रिया से शुरू होता है, जिसका आरंभ समस्या के साथ होता है तथा और समस्या के अंत में चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जब तक समस्या का अंत नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है? यह चिंतन चलती रहती है। और यह चिंतन के साधन कौन कौन से हैं? जैसे संप्रत्यय है, विचार है, प्रतीक है, बिंब है और प्रतिमा है। ये सभी क्या है? ये सभी जो कि चिंतन के साधन है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम चिंतन क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर एक नए विद्यालय में हमें समय पर पहुंचना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे एक छोटा सा रास्ता ढूंढते हैं ताकि हम क्या करें? विद्यालय जल्दी पहुंचे। तो आपके चुनाव में कई कारण निर्देशित होते हैं या कई कारण निर्देशित दिखाई देते हैं। जैसे
सड़क की दशा कैसी है, या स्कूल का समय, यातायात का घनत्व और सड़क पर चलते हुए सुरक्षा इत्यादि के बारे में क्या करते हैं, हम विचार करते हैं, सोचते हैं। तो अंततः इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर ही, यानी जितने भी कारक होते हैं, इन सारे कारकों को ध्यान में रखकर ही हम सबसे उत्तम मार्ग का निर्णय करते हैं। जितने भी कारक होते हैं उन कारकों को ध्यान में रखकर ही सबसे जो उत्तम मार्ग होता है उसी का हम चुनाव करते हैं। इसलिए एक जैसी साधारण सी समस्या के लिए भी हम चिंतन करते हैं, यानी कोई साधारण कार्य भी है तो उस साधारण कार्य को करने के लिए भी क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं। तो ये तो था चिंतन। अब चलते हैं, देखते हैं चिंतन की परिभाषा। रास के अनुसार, रास के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। हाँ, रास कहते हैं कि चिंतन क्या है, एक मानसिक क्रिया है, क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, या मन की बातों या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। फिर वहीं आगे वैलेंटाइन कहते हैं, यानी कि वैलेंटाइन के अनुसार, दूसरा परिभाषा है वैलेंटाइन के अनुसार। ये क्या कहते हैं, वैलेंटाइन कहते हैं कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है, उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य सर। हाँ, हाँ, नहीं दिख रहा था, वैसे कर देना तो नीचे नहीं दिख रहा है। श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य, चलिए ऊपर लिख देते हैं,
इसका ऊपर देख लीजिए, विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं, अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं कि जो चिंतन है, चिंतन एक शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। तो ये तो था डिफिनीशन। अब चलते हैं चिंतन की विशेषताएं, यानी कि चिंतन की विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। चिंतन की विशेषताएं, यानी कि चिंतन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग, यानी कि चिंतन की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। इसमें सीटी मॉर्गन कहते हैं कि वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता, यानी कि सीटी मॉर्गन कहते हैं वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता में प्रयोग होने वाले चिंतन, यानी कि प्रयोग होने वाले चिंतन में शब्द में विभिन्न क्रियाओं की संरचना होती है या विभिन्न क्रियाओं की संरचना निहित होती है और इसका संबंध विचार, एक गंभीर विचारशील क्रिया से संबंध रखता है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी विशेषताएं भी क्या है, कई प्रकार की है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें पहला है विशिष्ट गुण। दूसरा पॉइंट है मानसिक प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवहार। पूर्ति हेतु व्यवहार। फोर्थ पॉइंट है, ऊपर देखिए, समस्या समाधान। फिफ्थ पॉइंट है अनेक विकल्प। और सिक्स पॉइंट है समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। हाँ, चिंतन की जो विशेषताएं हैं तो 6 विशेषताएं हैं। तो जिसके बारे में पहला पॉइंट क्या है, विशिष्ट गुण, यानी कि विशिष्ट गुण क्या है। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट विशिष्ट गुण के बारे में।
चिंतन जो मानव की किसी इच्छा, यानी कि जो पहला पॉइंट का विशिष्ट गुण, तो चिंतन जो है मानव का एक विशिष्ट गुण है। यानी कि चिंतन क्या है? मानव का एक विशिष्ट गुण है, जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बरता अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल होता है। यानी कि विशिष्ट गुण में क्या कहता है कि चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है, जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है मानसिक प्रक्रिया। यानी कि मानसिक प्रक्रिया क्या है? तो चिंतन मानव की किसी एक इच्छा या मानव की किसी इच्छा, असंतोष, कठिनाई या समस्या के कारण आरंभ होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवहार। जो हमारी भाविक आवश्यकताएं हैं, तो उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको व्यवहार कैसा करना चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, यानी जो भी हमारी भावी आवश्यकताएं होती हैं, तो उन भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का हमें क्या करना पड़ता है? व्यवहार करना पड़ता है। क्योंकि बिना व्यवहार का जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होती है? उसकी व्यवहार की जरूरत होती है। हम अंधेरा होने पर बिजली के स्विच दबाकर प्रकाश लेते हैं, और मार्ग पर चलते हुए, यानी कि किसी मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं, तो उस मार्ग पर चलते हुए सामने से आने वाली मोटर गाड़ी को देखकर एक और क्या करते हैं? हट जाते हैं। क्योंकि जब रोड पे चलते हैं तो सामने से कोई गाड़ी आती है, तो उसे क्या करते हैं? हम अपने व्यवहार के द्वारा ही देखकर क्या होते हैं? एक साइड में किनारे हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है समस्या समाधान। यानी कि अगर कोई समस्या है, तो उस समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो चिंतन उस समय आरंभ होता है चिंतन उस समय आरंभ होता है जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो। यानी कि जब समस्या उत्पन्न होता है, तभी क्या होता है? कोई भी व्यक्ति चिंतन करता है, और वह उसका समाधान भी खोजने का प्रयत्न करता है। यानी कि चिंतन तभी करता है जब उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जब तक कि उसका समाधान न हो जाए, तब तक वो क्या करता है? वह चिंतित ही रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है अनेक विकल्प। चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अनेक विकल्पों या उपायों का विचार करता है। यानी किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं? अनेक विकल्प या अनेक उपाय सोचते रहते हैं, ताकि उस समस्या से क्या हो? निजात हो जाए। तो अंत में वह उनमें एक का प्रयोग अपनी समस्या का समाधान करता है। वह क्या करता है? वह एक प्रयोग करता है, उस प्रयोग के द्वारा ही क्या करता है? वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। उसके बाद छठवां पॉइंट है समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया है। समस्या समाधान तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। समस्या तब तक चलती रहती है जब तक कि उससे कोई समाधान न मिल जाए। यानी कि इस प्रकार का एक चिंतन एक पूर्ण
और जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या की उपस्थिति के समय से आरंभ होकर उसके समाधान के अंत तक चलती रहती है। यानी कि समस्या तब तक चलती रहती है जब तक कि उस समस्या का अंत न हो जाए या समाधान न हो जाए। तो ये तो था चिंतन की विशेषताएं। अब इसके आगे हम देखते हैं चिंतन के सोपान, स्टेप्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि चिंतन के क्या सोपान है। चिंतन के सोपान, स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। स्टेप्स ऑफ थिंकिंग, इसके बारे में देखेंगे। तो चिंतन भी क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यानी कि चिंतन भी क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और प्रत्येक चिंतन में कुछ सोपान होते हैं, यानी कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे यह प्रक्रिया संपन्न होती है। और जॉन डीवी महोदय ने इस चिंतन को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया है, जिसमें पहला सोपान है चिंतन में सबसे पहले समस्या की उपस्थिति होती है। चिंतन में सबसे पहले समस्या की उपस्थिति। दूसरा पॉइंट है अनुमान। थर्ड पॉइंट है समस्या समाधान। फोर्थ पॉइंट है निर्णय। और फिफ्थ पॉइंट देखिए निष्कर्ष का परीक्षण। यानी कि चिंतन के सोपान कौन कौन से हैं। चिंतन में सबसे पहले समस्या की उपस्थिति होती है, उसके बाद अनुमान लगाते हैं, फिर समस्या का समाधान किया जाता है, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष का परीक्षण किया जाता है। तो अब इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, चिंतन में सबसे पहले समस्या की उपस्थिति होती है। ऐसा देखा गया है कि जब बालक के सामने कोई समस्या आती है, यानी कि जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या से संबंधित कठिनाई का अनुभव करता है और कठिनाई को दूर करने के लिए वह चिंतन करता है। यानी कि जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को दूर करने के लिए बालक क्या करता है, चिंतन करता है। और बालक विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करके यह देखता है कि समस्या क्या है। यानी जब तक हम समस्या को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक क्या होगा, उसका हम समाधान नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अनुमान। समस्या का विश्लेषण करते समय, यानी कि समस्या का विश्लेषण करते समय बालक अपने गत अनुभवों का लाभ उठाकर ही, यानी कि बालक के जो पहले के अनुभव है उन अनुभवों का ही
लाभ उठाकर ही वर्तमान अनुभव के समान ही सम प्रत्यय की श्रेणी में रखता है और वह इसके आधार पर ही समस्या समाधान के संबंध में भी क्या करता है, अनुमान लगा लेता है। यानी कि जो भी हमारे पास समस्या है वो समस्या कौन सी है, जो पहले के उसके अंदर जो व्यवहार होते हैं उसी व्यवहार के द्वारा क्या होता है, उस समस्या का अनुमान लगा लेता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है समस्या समाधान। यानी कि जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जब बालक अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नए अनुभवों के संबंध में अनुमान करने लगता है तो उसके मस्तिष्क में समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के समाधान उपस्थित होने लगते हैं और चिंतनकर्ता विभिन्न समाधानों में, यानी जो भी विभिन्न समाधान है उन विभिन्न समाधानों में से सिर्फ एक उपयुक्त समाधान ही ढूंढता है। यानी कि उस विभिन्न समाधानों में से उसे उपयुक्त समाधान ही, उसमें से चिंतन करता विभिन्न समाधानों में से किसी एक उपयुक्त समाधान को ही उपलब्ध समाधानों के गुण दोष विश्लेषण के बाद ही वह स्वीकार करता है कि आखिर इसके अंदर क्या गुण दोष है, या उसका जब विश्लेषण कर लेता है तभी क्या करता है, वह समस्या का समाधान करता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, निर्णय लेना। यानी कि जब चिंतनकर्ता के सामने, यानी कि जब चिंतनकर्ता के सामने विविध समाधान उपस्थित होते हैं, यानी कि जब चिंतनकर्ता के सामने विभिन्न समाधान उपस्थित हो जाते हैं तो उसे अपने अनुभवों व वर्तमान चिंतन के आधार पर ही उपयुक्त समाधान को चुनने का निर्णय भी लेता है। यानी कि जो उपयुक्त समाधान है उसी को क्या करता है, बालक चुनने के लिए निर्णय लेता है। उसके बाद अगला पॉइंट है निष्कर्ष का परीक्षण। बालक समस्या के उपस्थिति होने में, यानी कि जब बालक के सामने कोई समस्या उपस्थित होता है तो समाधानों में से समस्या के लिए उपयुक्त समाधान ढूंढने का निर्णय लेते हैं। यानी जो भी समस्या है उस समस्या का अगर समाधान हमें ढूंढना है तो क्या करते हैं, उपयुक्त निर्णय हमें लेना पड़ता है। और जो चिंतन करता होते हैं इस चुने हुए समस्या का परीक्षण चिंतन के द्वारा ही प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो था चिंतन के सोपान, यानी कि स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। आज बस इतना ही, और इसका जो अगला पार्ट है कल आप लोगों को मिलेगा।